नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी है और हिंदी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। एकदम आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके यूपीपी के एग्ज़ाम में आते हैं। जिस टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चन आपके यूपीपी में आते हैं उसी लेवल का मैं आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं और ये तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं और मैं पूरी व्याख्या के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोग अगर पढ़े हैं तो आपकी पूरी तैयारी बन जाए, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आपका तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी इस वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है ये हमको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर ऑप्शन है रंग, आकाश, अक्षर, जाति। तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ण वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है, लेकिन वर्ण का अर्थ आपका आकाश नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो क्या नहीं होता, आकाश नहीं होता है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पार्श्विक है, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो कौन सा व्यंजन पार्श्विक है ये हमको बताना है। तो पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है जिसका नाम होता है ला। याद कर लीजिए, अगर नहीं आप जानते हैं तो इसको पेन डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए कि पार्श्विक व्यंजन ला होता है। और आपको मैं बता दूं, प्राकंपित व्यंजन होता है रा। ये कौन सा व्यंजन है, प्राकंपित व्यंजन है। इस चीज को भी आप पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो ला पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका छायावादी युग ऑप्शन में दिया है, तो आप तो जानते हो जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक हैं। आप सब पेन डाउन कर लीजिएगा, है ना। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद्र प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवादी युग के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र किस युग के प्रवर्तक हैं, तो प्रेमचंद्र जी प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है दुरासा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। भैया कह रहा है दुरासा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, दुरासा का सही संधि विच्छेद कौन सा है, दुराधन आशा है या फिर दुराधन सा है, या दुहधन आशा है या फिर दुर्धन आशा है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका जो विकल्प सही है वो आपका ऑप्शन सी सही है, दुहधन आशा। दुरासा आप जानते हो यहाँ पर विसर्ग लगा है, तो ये आपका विसर्ग संधि का आपका उदाहरण होगा, है ना। विसर्ग संधि का दुरासा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है ना। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, दुहधन आशा होता है। अब देखिए कह रहा है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी, है ना। विभावरी जो आपका शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन दिया गया है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। कौन सा शब्द किस प्रकार का शब्द है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो विभावरी है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा के शब्द को ही हम कहते हैं तत्सम शब्द। और ये विभावरी जो तत्सम शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का। अगर आपसे पूछ ले विभावरी में कौन सा लिंग व्याप्त है, तो स्त्रीलिंग व्याप्त है और ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। भाई साहब, तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखिए तुलसीदास की जो आपकी रचना नहीं है वो कौन सी है। भैरव रामायण है क्या, रामचंद्रिका है क्या, विनय पत्रिका है क्या, दोहावली है क्या। तो इनमें से जो सही जवाब है ना वो आपका ये है रामचंद्रिका।
रामचंद्रिका ये आपकी किसकी रचना है? तो इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, ये केशव दास की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है केशव दास की, ये महत्वपूर्ण रचना है। तो अगले परीक्षा में हो सकता है, इस परीक्षा में ये पूछ ले कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है। तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। और भैरव रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, है ना, और पार्वती मंगल, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की रही है? तो भैया तुलसीदास ने भक्ति की है, ईश्वर की भक्ति की है, राम की भक्ति की है। तो किस प्रकार की भक्ति की है, अर्थात अपने को क्या मान करके भक्ति की है? क्या आपने को साख्य यहाँ पर सखा मान करके भक्ति की है? अगर सखा मान करके भक्ति की होगी तो साख्य भाव होगा, दास मान करके भक्ति की होगी तो दास्य भाव होगा, और अपना पति मान करके, है ना, भक्ति की होगी तो क्या होगा? वो माधुर्य भाव होगा, है ना, पति या पुत्र इस तरह का कुछ मान करके अगर भक्ति की होगी तो माधुर्य होगा। तो याद रखना कि ये साख्य भाव की जो भक्ति है ये आपके सूरदास जी ने किया है। सबको पेन डाउन कर लीजिएगा। साख्य भाव की भक्ति किसकी रही है? सूरदास की रही है। दास्य भाव की भक्ति किसकी रही है? तो ये आपका तुलसीदास जी की भक्ति, तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति रही है। माधुर्य भाव की भक्ति जो है वो आपके एक हैं अग्रदास, इनको याद रखना, अग्रदास हैं, और मीराबाई, और मीराबाई, है ना, इन दोनों लोगों को याद रखना। इन दोनों लोगों की जो भक्ति रही है वो माधुर्य भाव की भक्ति रही है ना। और अब बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो तुलसीदास की भक्ति किस भाव की रही है? तो तुलसीदास ने अपने आप को क्या माना है? दास मान करके भक्ति की है, तो दास्य भाव की है। और सूरदास ने अपने को सखा मान करके किया है, तो इनकी भक्ति साख्य भाव की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। भाई साहब भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है ना, तो किन से निर्माण होता है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन दिया है विशेषण से, सर्वनाम से, समुच्चय बोधक से, क्रिया से। तो मैं आपको बता दूं जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से, इन तीनों से बनती है क्या? भाववाचक संज्ञा। और जो आपका समुच्चय बोधक होता है इससे आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। तो वही पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती किससे? समुच्चय बोधक से आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी, है ना। तो भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो याद रखना विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। भाई साहब अल्पज्ञ का विलोम पूछ रहा है। तो देखिए वैसे तो अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है बहुज्ञ, लेकिन आपका बहुज्ञ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आपका जब अल्पज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा और बहु मतलब ज्यादा, है ना, तो अगर बहुज्ञ नहीं है तो आपका ऑप्शन में सर्वज्ञ होगा, तो ये सही होगा। और सर्वज्ञ आपका ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम दोनों लिख लीजिएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। अगर अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ नहीं दिया है ऑप्शन में तो आपका अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता हो, बहुज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता, बहुत कुछ जानता हो, और सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, है ना। अर्थ भी थोड़ा सा जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? भाई साहब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो आप तो जानते होंगे चा और छा, है ना, जो चा वाली लाइन होती है, चा है, छा है, जा है, झा है ना, तो ये सभी आपका किससे उच्चारित होते हैं? तो ये सब आपका तालु से उच्चारित होते हैं। तो ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, और तालव्य आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः आपका विकल्प ए सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो भाई संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा?
तो देखिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, यहाँ पर कोई, कौन, जो, वह। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आपसे पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार का होता है तो बता देना कितना, 6 प्रकार का। और इसमें से जो ये कह रहा है कोई, है ना, जब कोई कहा है तो ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चय, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये होगा। कह रहा कौन, कौन मतलब प्रश्न कर रहा है, इसलिए ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। और यहाँ पर जो कह रहा है तो यहाँ पर जो है, जो सो होता है, जैसे जो, सो, ये आपके संबंध को दर्शाते हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये आपका वह कहा है तो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो हमसे कहा था संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन होगा? जो होगा, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, ये आपके क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है? तो भाई इसमें कह रहा है मैंने दूध पिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य है या निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, आज्ञावाचक वाक्य में हमको आज्ञा लेनी होती है या आज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने दूध पिया, इसमें कोई आज्ञा लेने वाली बात है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आता है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये प्रश्नवाचक। निषेधवाचक में नहीं आता है, तो ऐसा भी इस वाक्य में नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो अर्थात यह किस प्रकार का वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? भाई साहब आप तो जानते होंगे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, है ना। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये इसमें कह रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो भाई इन छात्र ज्ञ स्र में से कौन सा आया है? ज्ञ आया है, और ज्ञ आया है अर्थात ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन होगा, और इसका निर्माण होता है ज प्लस य से, है ना। ज और य से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। तो ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? भाई हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, तो देखिए आप तो जानते हैं जहाँ पर स्वर लिखा होता है ना, अ ई उ, है ना, तो कहने का मतलब जो स्वर आपका लिखा होता है वहीं पर आपका अंग और अह देखने को मिल जाता है। लेकिन ये आपका अंग और अह जो होता है ना, स्वर के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। ये स्वर नहीं होता है, ये स्वर नहीं है ना। तो इसको क्या मानेंगे? व्यंजन मानेंगे। तो भाई ये व्यंजन भी व्यंजन के अंतर्गत भी नहीं रहता है, तो ना तो यह स्वर है, ना तो यह व्यंजन है, और ना ही ये संयुक्त व्यंजन है। इस अंग और अ को याद रखना, ये क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अभी आपको हमने संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञ स्र दिखाया ना, तो वही होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन भी ये नहीं है, स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, क्या है? अयोगवाह वर्ण है, अर्थात ये स्वर के साथ जुड़ करके प्रवाहित होने वाले वर्ण होते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण, है ना। आ मतलब नहीं, योग मतलब योग होता है, वाह मतलब प्रवाह में। तो कहने का मतलब ये इनका ये आपके अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत गिने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? भाई द्विज का अनेकार्थी नहीं है, तो पहले हमको द्विज का मतलब जानना होगा। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? द्विज, है ना। तो चंद्रमा का भी जन्म 2 बार होता है, कभी कभी ये दिन में उगता है, कभी कभी रात में उगता है, तो इसलिए इसको द्विज कहा जाता है ना। दांत भी आपके जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं, एक बार आपका अस्थाई दांत आता है, तो दांत भी 2 बार जन्म लेता है, अर्थात दांत भी द्विज है ना। पंछी भी, जो पक्षी होते हैं
ये भी 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडे के रूप में बाहर आते हैं, फिर अब अंडे से बाहर आते हैं। तो ये भी आपका द्विज है, लेकिन सिंह आपका द्विज नहीं है। तो कह रहा है द्विज का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन नहीं है? सिंह नहीं है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, वही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए जिजीविषा, और ये आपका जिजीविषा, और ये जिजीविषा, और ये आपका जिजीविषा। तो इनमें से कौन सा शुद्ध है ये हमको आपको बताना है। तो इन चारों में से आपका जो विकल्प सही होगा वो भाई साहब बी सही होगा, जिजीविषा। जिजीविषा यही आपका शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन में कहा है सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? भाई साहब सर्कस उपन्यास जो है इसके रचनाकार कौन हैं? तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार की बात यहाँ पर हुई है। तो देखिए यशपाल, यशपाल जी के अगर उपन्यास की हम बात करें, यशपाल जी के उपन्यास की अगर बात करें तो झूठा सच, इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है झूठा सच, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इसको याद रखना है ना। अमृतलाल नागर, इनकी एक रचना है अमृत और विष, है ना। इनका ये उपन्यास है अमृत एवं विष, है ना। इसको याद रखना। मन्नू भंडारी, जो मन्नू भंडारी हैं, इनका जो उपन्यास है एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान। देखिए एक इसको, इसके बारे में थोड़ा सा जानते रहिए। एक इंच मुस्कान जो है ना, इसको केवल मन्नू भंडारी ने नहीं लिखा है, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है ना। तो मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ने मिल करके जिस उपन्यास को लिखा है उस उपन्यास का नाम है एक इंच मुस्कान। और ये जो सर्कस उपन्यास है ये आपका संजीव जी का उपन्यास है। तो आपको यहाँ पर मैंने जो तीन उपन्यास ये बताए हैं, इनको भी आप ज़रूर पेन डाउन करके रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन पर मिला है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे परीक्षा में यही सब पूछा जाता है जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होता है। और दोस्तों आप लोगों से मैं एक चीज़ और बता दूं कि जितने साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं हैं उनकी मैंने वीडियो बनाई है, अभी जस्ट ही जल्दी ही बनाया है। और उनको आप देख लीजिए, उनको आप पेन डाउन करके नोट करके रखिए, और उसका रिवाइज करके उसको बार बार पढ़ करके याद कर लीजिए, क्योंकि अगर रचना से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बन जाएगा, कोई दो राय नहीं है ना। बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल पर। कह रहा है जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जल है, प्राण है, पुत्र है, किसके? औषधि के हैं? औषधि के तो भाई नहीं है। सार, तत्व, जीवन, सार के भी नहीं, तत्व के नहीं, वे जीवन के हैं, है ना। देखो जीवन को कहा जाता है जल ही जीवन है ना। जीवन मतलब प्राण है, और पुत्र वह भी क्या होता है? प्राण के समान ही होता है ना। प्राण के समान ही होता है। तो यहाँ पर जल, प्राण और पुत्र ये आपका जीवन के पर्याय अनेकार्थी माने जाएंगे, है ना। कह रहा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है भाई साहब, हमको ये बताना है। और बहुत इजी है, इसको निकाल पाना है ना। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्याल है, सर्प है, गरुड़ है, पन्नग है। तो देखिए भुजंग को ब्याल कहा जाता है, भुजंग को सर्प कहा जाता है, भुजंग को पन्नग कहा जाता है, लेकिन गरुड़ आपका भुजंग का पर्याय नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से टिक आउट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए कह रहा है कौन से ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन से ध्वनि महाप्राण नहीं है? यानी इन चारों में से कोई है जो आपका महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो देखिए जो महाप्राण ध्वनि होती है ना, वो हर लाइन का चा ट त प, है ना, हर लाइन, ये का चा ट त प वाली लाइन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है ना। तो ये जो खा है ये दूसरा अक्षर है ना, का वाली लाइन का दूसरा अक्षर क्या होता है?
खा होता है तो दूसरा अक्षर है, ये दूसरा वर्ण है का वाली लाइन का, और ये का वाली लाइन का चौथा अक्षर है च छ ज। देखिए ये तीसरा अक्षर है, च वाली लाइन का तीसरा अक्षर है च छ ज, और च छ ज झ ये चौथा अक्षर है। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। तो दूसरा चौथा और यहाँ चौथा, तो ये तीसरा ये आपका महाप्राण नहीं है ना। जा आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण ध्वनि नहीं होगी। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।